हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ओके सर रिवीजन रिवीजन बेटा आज हम इस लेक्चर के लास्ट में करेंगे पूरे चैप्टर का। ने ये जो नोट्स हैं, इस नोट से हम पूरा चैप्टर थोरोली रिवाइज कर लेंगे, जितना भी हमने पढ़ा होगा। अभी मैं सीधा कॉन्सेप्ट पर लेकर जा रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा वो है डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हमें यह तो समझ गया, प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे कंपनी इशू करके पब्लिक ऑफर लाती है अपनी सिक्योरिटीज का। बट कंपनीज एक्ट में प्रोस्पेक्टस को कैसे डिफाइन किया है, चलते हैं आईसीआई के मॉड्यूल पेज नंबर 3.8 पर। ठीक है, ओके सर, लेट मी रीड। प्रोस्पेक्टस मींस, प्रोस्पेक्टस का मतलब है एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस। यानी अगर कोई कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है और मेंशन कर रही है कि यह डॉक्यूमेंट हमारा प्रोस्पेक्टस है, तो हम उसे कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोस्पेक्टस का दर्जा दे देंगे। मतलब फिर चाहे वो कोई भी प्रोस्पेक्टस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर उस पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन जो है वो क्या कर दी, बहुत वाइड कर दी। कह रहे कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे कंपनी ने प्रोस्पेक्टस का नाम दिया है, हम उसे प्रोस्पेक्टस मानेंगे। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए बोला एंड इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यानी अगर कोई कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है सेक्शन 32 के अंदर, देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दो प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं, एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एक होता है फाइनल प्रोस्पेक्टस। तो वो कह रहे हैं फाइनल प्रोस्पेक्टस तो प्रोस्पेक्टस है, बट हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो कंपनी ने पहले इशू किया था, जिसमें क्वांटम सिक्योरिटीज का या जो प्राइस मिसिंग था, उस डॉक्यूमेंट को भी प्रोस्पेक्टस का ही दर्जा दिया जाएगा। उसके साथ अगर कोई कंपनी सेक्शन 31 के अंदर शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब वो प्रोस्पेक्टस जिसमें आप मल्टीपल इश्यूज ला सकते हो बिना नया प्रोस्पेक्टस इशू करे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को भी प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और फिर आता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट पार्ट यह बोलता है कि कंपनी का कोई भी नोटिस अगर दे रही है, कोई भी नोटिस, अगर कंपनी कोई भी सर्कुलर निकाल रही है, कंपनी कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रही है, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि तुम आकर मेरी सिक्योरिटीज खरीद लो, तुम आकर क्या खरीद लो, सिक्योरिटीज खरीद लो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को भी हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ गया कि प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने एज अ प्रोस्पेक्टस इशू किया है। प्रोस्पेक्टस में शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आएगा। हां सर यहां तक समझ गया। ये लास्ट वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है बेटा, ये लास्ट वाले पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये कंपनी ने टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, टीवी में क्या दे दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि कोई भी पर्सन अगर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है तो हम उसे 100 रुपीज में हमारी कंपनी का शेयर दे देंगे। ऐसा हर टीवी पे क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। अब क्योंकि कंपनी ने हर टीवी पे ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकाला और वहां पर बता दिया कि तुम हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पर आ जाना, हम तुम्हें दे देंगे, तुम फॉर्म भरना, हम तुम्हें सेल आउट कर देंगे। ठीक है भैया, लेकिन इस कंपनी ने कोई भी प्रोस्पेक्टस बनाया ही नहीं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक्स लिमिटेड पर पनिशमेंट लगाएं, पेनल्टी लगाएं, क्योंकि इसने प्रोस्पेक्टस की सारी बातें फॉलो नहीं करी।
बट एक्स लिमिटेड कह रहा है कि मैंने तो प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं किया। आपने बोला था कि सेक्शन 26 की सारी बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए, बट मैंने तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, मैंने तो टीवी एड निकाला है। तो यहां पर यह प्रॉब्लम आ गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर तुम कोई भी टीवी का एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, सर्कुलर कुछ भी ला रहे हो जिससे तुम पब्लिक को एडवर्टाइज कर रहे हो कि आकर हमारी सिक्योरिटीज खरीद लो, हम उसे मान लेंगे कि वो एक प्रोस्पेक्टस है, और फिर तुम्हारे टीवी एडवर्टाइजमेंट में वो सारी बातें नहीं लिखी होंगी जो सेक्शन 26 में प्रोस्पेक्टस में लिखी है, और हम तुम पर अकॉर्डिंगली पेनल्टी लगा देंगे। यानी ये जो लास्ट लेग है इस डेफिनेशन की, ये गलत तरीकों को रोकने के लिए या उन पर पनिशमेंट और पेनल्टी लगाने के लिए बनाई गई है। तो एक बारी लास्ट टाइम रीड कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन फटाफट। आइए, क्या बोलती है प्रोस्पेक्टस की प्यारी सी डेफिनेशन। तो प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट described as a prospectus or issued as a prospectus, and it includes red herring prospectus, shell prospectus, या कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट जिससे कि आप क्या कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन मंगवा रहे हो सिक्योरिटीज का। अब एक बच्चा कहेगा सर सेक्शन 30 में भी तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। बेटा वहां पर कंपनी एडवर्टाइजमेंट किस चीज का कर रही थी, प्रोस्पेक्टस का। कंपनी ये कह रही थी कि हमारा प्रोस्पेक्टस आ चुका है, अगर किसी को नहीं पता तो वो सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड करके हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी में पैसा लगा सकता है। वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को सिक्योरिटीज खरीदने का एडवर्टाइजमेंट नहीं था, वो प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट था कि कंपनी कह रही है हमने प्रोस्पेक्टस बनाया है, एज पर लो सब कुछ फॉलो किया है। लेकिन जो प्रोस्पेक्टस है वो लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आई है प्रोस्पेक्टस से, तो ये बात लोगों तक पहुंचे वो उस चीज का एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया में पब्लिक ऑफर लाना चाहती है तो कैसे ला सकती है, हमने उसका पूरा प्रोसीजर डिटेल में देखा। अब हम आ गए हैं, अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया से नहीं फॉरेन कंट्री जैसे कि यूएसए, जापान, लंदन, अगर हम किसी डिफरेंट कंट्री से इंडियन कंपनी पैसा लेना चाहती है अपने शेयर्स या डिबेंचर इशू करके, तो क्या तरीका आएगा वो हम सीखते हैं। तो यहां पर बेटा 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड। फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लिस्टिंग का मेथड, जो हमें सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन नंबर 3, ये अभी नया प्रोविजन आया था मई 24 और नवंबर 24 के लिए, अभी हम इस पे बात करेंगे। और दूसरा मेथड होता है, सेकंड मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट लिस्टिंग, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जिसको हम बोलते हैं GDR, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GDR। नॉर्मली बेटा अभी तक प्रैक्टिकली किसी कंपनी ने भी फर्स्ट मेथड, जब मैं पढ़ा रहा हूं जिस टाइम पे, फर्स्ट मेथड अभी तक नहीं आया है। लेकिन सेकंड मेथड बेटा कई सालों से कंपनी इस्तेमाल कर रही है बाहर से पैसा उठाने के लिए। सबसे पहले लेट मी डिस्कस अबाउट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट मेथड, कि अगर कोई कंपनी, इंडिया की कंपनी, बाहर के लोगों से यानी फॉरेन लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाना चाहती है तो उसका क्या जरिया है, देखिएगा। हाउ GDR वर्क कैसे करते हैं ये बताते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड। क्या नाम है इस कंपनी का? एक्सिस बैंक लिमिटेड। और ये कंपनी लंदन में अपनी सिक्योरिटीज इशू करके, लंदन में अपने शेयर इशू करके पैसा लेना चाहती है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? एक्सिस बैंक एक
इंडियन कंपनी है, कहां से पैसा लेना चाहती है? ओवरसीज, यानी लंदन से पैसा लेना। मैंने ओवरसीज में एग्जांपल लिया है, ओवरसीज में और कंट्रियां भी आ सकती हैं, ठीक है। लंदन से पैसा लेना चाहती है, तो यहां पर ये है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि लंदन में रहते हैं, जिनके पास पैसा है। तो ये कंपनी इन लोगों से क्या लेना चाहती है? पैसा। अब कंपनी क्या कर सकती थी? इनको शेयर इशू करती और इनसे पैसे ले लेती। सिंपल भाई, फॉरेन इन्वेस्टर येलो शेयर, बदले में मुझे मेरा क्या दे दो? पैसा दे दो। बट ऐसा नहीं किया। ये रास्ता कहता है ना 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 ना, अरे ना 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 ना, ऐसे कैसे चलेगा भैया? ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फॉरेन यानी उस कंट्री के डिपॉजिटरी को ढूंढना पड़ेगा। जैसे इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल, ठीक है, ये दोनों डिपॉजिटरी हैं, ओके। वैसे ही तुम्हें इंडिया के बाहर क्या ढूंढना पड़ेगा? एक डिपॉजिटरी ढूंढना पड़ेगा। और क्योंकि वो इंडिया के बाहर है, तो हम उसे किस नाम से बुलाएंगे? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम से बुलाओगे। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपॉजिटरी। तुम अपने शेयर किसके नाम पर दोगी? ओवरसीज। मान लो एक्सिस बैंक ने 50 लाख शेयर्स इशू करे, हैविंग 10 रुपीज फेस वैल्यू, हैविंग 10 रुपीज। तो एक्सिस बैंक ने 50 लाख शेयर्स किसके नाम पर इशू करे? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पर इशू कर दिए। यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आ रहा है? ओवरसीज डिपॉजिटरी का नाम आ रहा है। ओवरसीज डिपॉजिटरी क्या करेगा? इन शेयर्स के बदले क्या इशू करेगा? डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा। डिपॉजिटरी रिसीट मतलब कि भैया मैं ये रिसीट दे रहा हूं, इसके बदले जो शेयर्स आए हुए हैं वो मेरे पास पड़े हैं। मान लीजिए कि ये डिसाइड हुआ कि 1 GDR, 1 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट 5 शेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। कितने शेयर्स को रिप्रेजेंट करती है? 5 शेयर को। तो मुझे बताओ ओवरसीज डिपॉजिटरी कितने डिपॉजिट रिसीट इशू करेगा? अगर 50 लाख शेयर थे, 50 लाख डिवाइड बाय 5, यानी ओवरसीज डिपॉजिटरी 1 2 3 4 5 6 10 लाख डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा उस कंट्री के इन्वेस्टर को। और कंट्री के इन्वेस्टर क्या करेंगे? मनी देंगे ओवरसीज डिपॉजिटरी को, और ये मनी अल्टीमेटली किसके पास आ जाएगी? कंपनी के पास आ जाएगी। तो यहां पर डायरेक्ट नहीं हुआ, यहां पर हमने किसका क्या कहते हैं वो लिया? सहारा ओवरसीज डिपॉजिटरी का लिया। सिंपल सी अगर भाषा में बोले, बैंक ने यानी ये जो इंडियन कंपनी थी, इंडियन कंपनी ने शेयर्स ओवरसीज डिपॉजिटरी को इशू करे। इशू होने के बाद उसके बदले में डिपॉजिटरी रिसीट फॉरेन इन्वेस्टर को इशू हुई। फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया? मनी को ओवरसीज डिपॉजिटरी को दिया, और ओवरसीज डिपॉजिटरी ने मनी को किसको दिया? कंपनी को दिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक और पार्टी नजर आ रही होगी जिसको हम बोलते हैं कस्टडियन बैंक। ये जो कस्टडियन बैंक होगा ये इंडिया में लोकेटेड होगा। एक्सिस बैंक ने ये जितने भी शेयर्स इशू करे हैं ये किसके नाम पर हैं? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पर हैं। बट ये किसकी कस्टडी में रहेंगे बेटा? ये रहेंगे इन दी कस्टडी ऑफ इंडियन कस्टडियन बैंक, दैट इज डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक। तो दिस इज हाउ अ जीडीआर वर्क्स। तो इसके लिए हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 41 पढ़ना पड़ेगा। तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी इशू करना चाहती है फॉरेन कंट्री में जीडीआर को, अगर कोई भी कंपनी फॉरेन कंट्री में जीडीआर इशू करना चाहती है,
तो उसके लिए उसे पास करना पड़ेगा मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी जब तक मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए राजी नहीं होते, यह कंपनी बाहर जीडीआर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। दूसरा, आप जो जीडीआर इशू कर रहे हो वो पब्लिक ऑफर भी हो सकता है या प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, मतलब दोनों रास्ते से जीडीआर हो सकते हैं। आप चाहो तो पब्लिक को ऑफर कर लो, चाहे तो प्राइवेटली प्लेस कर लो। दूसरा, जीडीआर जो होगा ना, वो या तो कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी, फ्रेश इशू, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर, यानी इसको क्या मैं बोल सकता हूं, ऑफर फॉर सेल की बात हो रही है। यस और नो? हां सर, आप बोल सकते हो या तो कंपनी नए शेयर्स देगी उस डिपॉजिटरी बैंक को, या किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के दे देगी। ठीक है सर, ये जो शेयर्स दिए गए हैं ये किसके नाम पर होंगे? फॉरेन इन्वेस्टर्स के कि ओवरसीज डिपॉजिटरी के? तो याद रखना, ये ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पर होते हैं शेयर। सर, फिर इन शेयर्स पर जब वोटिंग करनी होगी तो वोटिंग कौन करेगा? फॉरेन इन्वेस्टर करेंगे या ओवरसीज डिपॉजिटरी करेंगे? तो बेटा इस पर वोटिंग ओवरसीज डिपॉजिटरी करेगा, क्योंकि शेयर्स किसके नाम पर है? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पर है। सर लेकिन पैसा तो फॉरेन इन्वेस्टर ने दिया है। बेटा अगर फॉरेन इन्वेस्टर चाहता है कि वो खुद वोटिंग करे तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी डिपॉजिटरी रिसीट को सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी डिपॉजिटरी रिसीट को सरेंडर करना पड़ेगा। जी हां, और बदले में वो शेयर्स। लेकिन ऐसा नॉर्मली शेयर होल्डर करेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं यूएसडी में और शेयर्स किस में ट्रेड होते हैं? रुपीज में। तो ग्लोबली कौन सी करेंसी चलती है? यूएसडी चलती है कि नहीं चलती? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब तक आप जीडीआर को कन्वर्ट नहीं करा लेते शेयर में, जब तक आप जीडीआर को शेयर में कन्वर्ट नहीं करा लेते, तब तक उस पर जो वोटिंग होगी वो कौन करेगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी वोटिंग करेगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी करेगा। लेकिन अगर एक बार कन्वर्जन हो गया, एक बार फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी डिपॉजिटरी रिसीट को सरेंडर करके बदले में एक्सिस बैंक का शेयर ले लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो मेंबर बन जाएगा और वो वोटिंग स्टार्ट कर सकता है। वो वोटिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखिए, क्या आपको ये वेबसाइट दिख रही है लंदन स्टॉक एक्सचेंज की? देखिए मैंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज की, हाँ सर दिख रही है। यहां पर आपको दिख रहा है एक्सिस बैंक लिमिटेड? हाँ सर दिख रहा है। ये देखिए, ये है AXB। AXB मतलब एक्सिस बैंक। आगे क्या लिखा हुआ है? GDR। एक्सिस बैंक का जो GDR है वो कहां पर लिस्टेड है? लंदन के स्टॉक, यानी इंडिया का बैंक का शेयर कहां पर लिस्ट हो गया? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। और हर GDR, अगर कोई भी इंसान वहां का लंदन का पर्सन एक GDR खरीदता है, मतलब वो एक्सिस बैंक के कितने इक्विटी शेयर खरीद रहा है? 5 इक्विटी। अगर आप देखोगे, ईच रिप्रेजेंटिंग 5 इक्विटी शेयर्स। यानी कोई भी इंसान लंदन का अगर ये जीडीआर खरीदेगा, अगर ये जीडीआर खरीदेगा, तो वो इंसान क्या कर रहा है? अल्टीमेटली वो क्या खरीद के बैठा है? एक्सिस बैंक के 5 इक्विटी शेयर खरीद के बैठा है। ओके, इसका प्राइस देखेंगे, अगर हम यूएसडी में चल रहा है, इंडियन रुपीज में। अगर आप इंडिया में चेक करोगे ना एक्सिस बैंक का प्राइस, तो वो इंडियन रुपीज में दिखाएगा, है ना। लेकिन अगर आप बाहर के जीडीआर का चेक करोगे तो ये देखिए यूएस डॉलर में दिखा रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जीडीआर इशू करने के लिए, यानी अगर बाहर से पैसा उठाना है, फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, तो एक रास्ता होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का, जिसमें आप एक ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पर अपने शेयर इशू करते हो और वो उन शेयर्स के बदले फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या देता है? डिपॉजिटरी रिसीट देता है। ओके सर ये तो मेथड नंबर 2 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? बेटा फर्स्ट मेथड ना इतना काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली ये किसी कंपनी ने किया नहीं है। दूसरा, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को
जो रूल्स प्रोसीजर बनाने चाहिए, जो क्लैरिफिकेशंस देनी चाहिए, वो आई नहीं है। बट फिर भी आपके एग्जाम में मई 2024 और नवंबर 2024 में अगर आपका एग्जाम है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए, ये एक पीडीएफ है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। अब ये आईसीआई की पीडीएफ है अमेंडमेंट की। कौन से अमेंडमेंट की? एप्लीकेबिलिटी फॉर मई 24 के लिए इंस्टीट्यूट ने 2 अमेंडमेंट बोली है। अमेंडमेंट नंबर 1 जो प्रोस्पेक्टस चैप्टर में है, और अमेंडमेंट नंबर 2 जो कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में है। उसके अलावा कहीं भी मई 24 के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। हाउएवर, मैं इनको अलग से भी वीडियो करके कवर करूंगा बिकॉज एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, बट हम इस बैच में भी इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है। बट आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अमेंडमेंट की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मैं उसमें 4-5 अटेम्प्ट में जितने भी अमेंडमेंट आए ना, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको दूंगा। और क्योंकि उसमें से आप ये मान के चलिए 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आएगा उस 1 घंटे के वीडियो में, ठीक है। ओके सर, क्या बोला है? लेट मी रीड सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो इशू कर सकती है वो सिक्योरिटीज। पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो सिक्योरिटी इशू कर सकती है लिस्टिंग कराने के लिए। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। कहां पर लिस्टिंग कराना? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यह सेक्शन कब से आया भैया? 30 अक्टूबर 2023 से इस सबसेक्शन को क्या कर दिया? इन्फोर्स कर दिया, यानी लागू कर दिया कि अब पहले यह मरा हुआ था, अब यह जिंदा हो चुका है। लेकिन अभी भी यह सेक्शन की इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वाली चीज क्लैरिफाई नहीं होगी तब तक नहीं। बट फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो ये कह रहे हैं मेथड नंबर 1 में, ठीक है, मेथड नंबर 1 कब से आया है? 30 अक्टूबर से आया है। कब से आया है? 30 अक्टूबर 2023। वो ये कह रहे हैं, मैं एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड है, वो अपने 50 लाख इक्विटी शेयर्स लिस्ट करवाना चाहती है लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर। कहां पर लिस्ट करवाना चाहती है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर। लंदन स्टॉक एक्सचेंज कहां पर आता है? फॉरेन जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं? यस सर। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई पब्लिक कंपनी, क्या एक्सिस बैंक लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है? यस। अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहती है तो वो करवा सकती है। अब उसे ओवरसीज डिपॉजिटरी की मदद, किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम लंदन में कब कर पाओगे? जब लंदन को कौन अलाउ करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। कौन सी लिस्ट? जिस जुरिस्डिक्शन, जिस कंट्री में जाकर आप डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। तो एक्सिस बैंक अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर जीडीआर नहीं बल्कि अपने शेयर्स ही लिस्ट कराना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम फॉरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई कर रहे हैं। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट 23 सबसेक्शन 3 में एज में भी प्रिस्क्राइब के अंदर प्रोसीजर्स नोटिफाई नहीं करती है ना, प्रोसीजर नोटिफाई नहीं करती, कौन सी जुरिस्डिक्शन में जाकर कर सकते हैं वो नोटिफाई नहीं कर सकती, कौन सी पब्लिक कंपनी कर सकती है नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें जब तक डिटेल में नहीं आती तब तक प्रैक्टिकली इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन थ्योरी में वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है एक कंपनी को डायरेक्ट अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करने का, क्या वो कर सकती है? तो आप कहोगे हां वो कर सकती है, थ्योरेटिकली वो कर सकती है। जब डिटेल्ड प्रोसीजर आ जाएंगे तो प्रैक्टिकली भी हो जाएगा। ठीक है, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? क्या दिस इज मेथड नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग। क्या बोलते हैं?
डायरेक्ट लिस्टिंग। डायरेक्ट लिस्टिंग में कोई भी पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में उसे प्रिस्क्राइब किया है तो। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है 23 सबसेक्शन 4। 23 सबसेक्शन 4 नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर है, क्या पावर है कि अगर वो चाहे तो एग्जम्प्ट का मतलब होता है माफ कर देना, वो एग्जम्प्ट कर सकती है। किसको एग्जम्प्ट कर सकती है? पब्लिक कंपनीज को एग्जम्प्ट कर सकती है। पब्लिक कंपनीज को अगर वो चाहे, ये वाली कंपनी कौन सी? जो कंपनी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लिस्ट होने जा रही है, वो कंपनियों को सेंट्रल गवर्नमेंट माफी दे सकती है। कौन सी कंपनी? क्या सारी पब्लिक कंपनी? ना 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 ना, वो पब्लिक कंपनी जो डायरेक्ट लिस्टिंग करने जा रही है। अगेन अभी तक डायरेक्ट लिस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो फोर्थ वाला सबसेक्शन भी इतना रेलेवेंट प्रैक्टिकली नहीं है, बट वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम चाहो तो एग्जम्प्ट कर सकती हो ऐसी पब्लिक कंपनी को जो डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए जा रही है। यानी 23(3) वाली जो डायरेक्ट लिस्टिंग जा रही है, किससे माफ कर सकती हो? चैप्टर नंबर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के जितने भी सेक्शन हैं, किसी भी सेक्शन से अगर माफी देनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो माफी दे सकती है। दूसरा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है भैया? चैप्टर नंबर 4 की वो बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के सेक्शन से भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी कंपनियों को एग्जम्प्ट कर सकती है। करा नहीं है, कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 89 हम पढ़ेंगे, सेक्शन 90 भी हम पढ़ेंगे और सेक्शन 127 भी हम आगे पढ़ेंगे। इन 3 सेक्शन से भी वो क्या कर सकते हैं? पब्लिक कंपनी को माफी दे सकते हैं, पब्लिक कंपनी को एग्जम्प्ट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक कंपनी अगर तुम लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती हो तो हम मान लो तुम्हें कह रहे हैं ठीक है, तुम्हें हमने सेक्शन 26 की 2 बातों से माफ कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है क्या कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। यही पॉइंट उन्होंने मेरे बच्चा बोला है। नॉट मच रेलेवेंट, बस आपको ये वाला रेलेवेंट है, जीडीआर वाला, ये ध्यान से आपने कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी जो है ना वो पब्लिक ऑफर भी ला सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी जो है ना वो ओनली क्या कर सकती है? मतलब अगर मैं राइट इशू और बोनस इशू की बात नहीं करता हूं, है ना, तो वो ओनली इस चैप्टर में क्या कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। और दोनों के सेक्शन अलग अलग है क्या? नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट का एक ही सेक्शन है, चाहे पब्लिक कंपनी करे चाहे प्राइवेट कंपनी करे, दैट इज सेक्शन नंबर 42। बट आपको पहले यह देखना होगा कि कौन सा ऑफर पब्लिक ऑफर है और कौन सा ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट है। ठीक है, ओके। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, वो ऑफर दे रही है कि मैं अपने शेयर्स किसी भी पर्सन को दे दूंगी जो इंडिया में रहता है। आपको बताना है ये पब्लिक ऑफर होगा या प्राइवेट प्लेसमेंट। एग्जांपल नंबर 2, ये कंपनी कह रही है मैं अपने ऑफर कर रही हूं अपने शेयर्स कोई भी पर्सन जो महाराष्ट्र में रहता है। कोई भी पर्सन खरीद सकता है जो महाराष्ट्र में रहता है। एग्जांपल नंबर 3, मैं ऑफर दे रही हूं कोई भी पर्सन जो पुणे में रहता है। एग्जांपल नंबर 4, हम ऑफर दे रहे हैं शेयर्स का कोई भी पर्सन जो उद्देश्य बैच में पढ़ता है, ये ऑफर है। बताओ इनमें से कौन सा ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट होगा? और एक और ले लेते हैं, मैं ऑफर दे रहा हूं कोई भी शेयर्स का उन लोगों को जो भी बंदा कल्याणी नगर पुणे में रहता है, जो भी बंदा कल्याणी नगर
पुणे में। अगर आप कल्याणी नगर पुणे में रहते हो तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स आकर खरीद सकते हो। ये सारे केसेस बेटा जो एग्जांपल हैं वो पता है किसके हैं? दीज ऑल आर ट्रीटेड एज पब्लिक ऑफर और इनके लिए कंपनी को लाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। ठीक है सर। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पर्सन, यानी आप ये नहीं कह रहे हो कोई भी आकर खरीद सकता है, आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है उन पर्सन को जिनको आप अपने शेयर देना चाहते हो, यानी उनका नाम, उनका एड्रेस आपको पहले ही पता है कि मिस्टर ए और इस बंदे को मैं देना चाहता हूं। आइडेंटिफाइड पर्सन, और वो भी कितना? मैक्सिमम 200 लोगों को आप दे सकते हो। कितना? मैक्सिमम 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। सर मतलब जैसे देखिए कंपनी है फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी पैसा चाहती है, शेयर्स देकर पैसा देना चाहती है 700 करोड़ रुपए। इन्होंने जग्गू और रामू को अपना प्लान बताया। ठीक है, कौन बताएगा? अलग सर और उनकी जो टीम थी, उन्होंने जाकर बताया कि वो कैसे एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला रहे हैं और कैसे ये चीज चलेगी आगे। तो जग्गू और रामू इंटरेस्टेड है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में इन दोनों का नाम और एड्रेस, इन दोनों का नेम एंड एड्रेस कंपनी पहले ही नोट डाउन कर लेगी ऑफर देने से पहले। फिर कंपनी जग्गू को ऑफर देगी कि हम तुम्हें अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, और रामू को भी देगी। तो इसको बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, इसको बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। जग्गू को अगर ऑफर पसंद होगा वो एक्सेप्ट करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, एप्लीकेशन मनी देगा और कंपनी के पास पे कर देगा। सेम फॉर दी रामू, सेम फॉर दी रामू। क्या जग्गू इसे किसी और पर्सन को रिनाउंस मतलब क्या वो अपने राइट को, हमने उसे राइट दिया ना कि अगर वो चाहे तो हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, क्या वो इसे किसी और को रिनाउंस कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर जग्गू किसी और को रिनाउंस करेगा तो वो हमारे लिए आइडेंटिफाइड पर्सन नहीं है। हमने आइडेंटिफाई किसे किया था? जग्गू को किया था। तो या तो जग्गू हां बोलेगा या जग्गू ना बोलेगा। जग्गू इस राइट को किसी और को दे नहीं सकता, जग्गू इस राइट को किसी और को नहीं दे सकता। यही बात है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की। तो जितनी भी बड़ी कंपनी है, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट से, बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग लेती है, आप स्टार्टअप के बड़ी सारी अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको इस कंपनी ने इतने करोड़ फंडिंग ले ली सॉफ्ट बैंक से, इस कंपनी ने टाइगर ग्लोबल से इतने करोड़ की फंडिंग ले ली। ये सारी फंडिंग्स वो कौन से रास्ते से लेते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। सर आपको कैसे पता कि वो पब्लिक ऑफर नहीं है? क्योंकि पब्लिक ऑफर होता तो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ होता, प्रोस्पेक्टस इशू हुआ होता तो आपको पता चल जाता। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ आपको यह पता चल रहा है न्यूज में कि भैया ऐसा कुछ हुआ है, आपको कुछ डिटेल्स पता नहीं चलती हैं। तो इसका बेटा एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42, बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज इस पे बन सकती है। चलिए सबसे पहले बेटा ये जो सेक्शन नंबर 42 है ना, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है और प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लाना चाहती है तो कंपनी को सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जो सेक्शन नंबर 42 में बताए गए हैं, जो इस सेक्शन 42 में बताए गए हैं। ओके सर, ये जो सेक्शन है ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कौन सी सिक्योरिटीज का हो सकता है बेटा? किसी भी सिक्योरिटी। आप चाहो तो इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला सकते हो, आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला सकते हो, आप चाहो तो डिबेंचर्स का भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला सकते हो, यानी इक्विटी प्रेफरेंस। मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा? फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम लिमिट है 200 आइडेंटिफाइड पर्सन, 200 से ज्यादा लोगों को आप ऑफर नहीं दे सकते। यानी लेट मी टेक सम एग्जांपल। मान लीजिए ये अप्रैल है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, यहां पर मैंने इक्विटी शेयर्स का ऑफर दिया है कंपनी ने, एक्स लिमिटेड की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स का क्या दिया? ऑफर दिया। कितने लोगों को दिया?
90 लोगों को दिया। इक्विटी शेयर्स का मई में हमने फिर ऑफर दिया 90 लोगों को। अब जून में हम फिर से इक्विटी शेयर्स का ऑफर लेकर आ रहे हैं। ये कौन सा ऑफर है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की बात कर रहा हूं मैं। कितने लोगों को दे सकते हैं? देखो 90 प्लस 90, 100 लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर की, इस फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, ओके सर, ओके। नाउ सिर्फ 20 मोर, यानी आप सिर्फ 20 और लोगों को दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी 200 की लिमिट खत्म हो जाएगी। 200 की लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों को दे सकते हो? 200 लोग। सर अगर 200 से ऊपर देना हुआ तो पब्लिक ऑफर का रास्ता आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 200 लोगों से ऊपर पैसा उठाना चाह रहे हो देन यू हैव टू गो थ्रू प्रोस्पेक्टस रूट। अदरवाइज 200 लोगों से एक साल में काम चलाओ, और पैसा चाहिए तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वेट करो। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर उन्होंने कहा, देखो यानी एक और चीज आपने सीखी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितनी बार प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला सकते हो? जितनी बार चाहो उतनी बार ला सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 200 की लिमिट आपको फॉलो करनी है। यहां पर जैसे हम 3 बार प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाए, करे 4 बार भी लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 200 से ऊपर लोगों को आपको ऑफर देना नहीं है। अब अगर आप ऑफर देना चाहोगे और लोगों को, तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देना होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि जब तुम ये 200 की लिमिट काउंट करते हो ना, इसमें 2 लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा। एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिनको हम शॉर्ट में QIB बोलते हैं। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं ना बेटा, वो छोटे मोटे रिटेल बायर्स नहीं होते, वो बहुत बड़े, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आर एग्जांपल ऑफ कॉल। ये एक साथ कंपनी में 50-60 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। ये कंपनी जितना भी प्रीमियम से पैसा आता है, क्या करती होगी? उसका उस प्रीमियम के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती है। तो LIC इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ठीक है, तो ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, बैंक्स वगैरह जो कहीं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम QIBs का दर्जा देते हैं। अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू QIBs को दे रही है तो लॉ कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इन्हें 200 की काउंटिंग में नहीं गिनेंगे। सर एक एग्जांपल ले लीजिए। बिल्कुल बेटा, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया इक्विटी शेयर्स का, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया इक्विटी शेयर्स का 5 QIBs को। कितने? 5 QIBs को उसने ऑफर दिया। अब ये कंपनी क्या करना चाहती है? अब ये कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट देना चाहती है इक्विटी शेयर्स का और भी लोगों को। आप बताओ QIBs के अलावा अगर हम किसी और पर्सन के पास जाएंगे तो और कितनी लिमिट बची हुई है? अभी भी हमारी 200 की लिमिट बची है, क्योंकि 5 QIBs को तो हमें काउंट ही नहीं करना। 5 QIBs को तो हमें काउंट करना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉइज। आपको उन एम्प्लॉइज को भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है, जिनकी सिक्योरिटी आपने ऑफर करी है अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, एक सेक्शन आएगा, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड प्रोविजन। अभी के लिए बस आप ये याद रखो कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो और कंपनी ने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, तो आपको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो मान लो अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने 90 लोगों को ऑफर दिया था PPO, जिसमें से 5 एम्प्लॉइज थे ESOP वाले, 5 QIBs थे और 80 अदर्स थे। 80 कौन थे? अदर्स थे। आपको बताना है अब कंपनी और कितने लोगों को ऑफर दे सकती है। अब ये कंपनी और कितने लोगों को ऑफर दे सकती है? तो प्राइवेट प्लेसमेंट की काउंटिंग में इन 10 को तो काउंट ही नहीं करेंगे, यानी हमने एक्चुअली में कितने लोगों को दिया? 80 लोगों को दिया।
तो हम और कितने लोगों को दे सकते हैं? 120 लोगों को, आइडेंटिफाइड पर्संस को हम और दे सकते हैं। QIBs जितने मर्जी है, काउंट ही नहीं करना। 100 QIBs, 200 QIB, 100 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय, स्टॉक ऑप्शन, कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला, ये जो 200 की लिमिट है ना, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज तो है, लेकिन ये साथ ही साथ लिमिट सिक्योरिटी वाइज भी है। मतलब सर मान लीजिए कंपनी है Z लिमिटेड, वो अप्रैल के अंदर इक्विटी शेयर्स का PPO दी 200 लोगों को। अब जुलाई में वो प्रेफरेंस शेयर का PPO देना चाहती है 200 लोगों को। क्या दे सकती है? द आंसर इज यस, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की लिमिट 200 की अलग है, प्रेफरेंस शेयर्स की लिमिट 200 की अलग है। मान लीजिए सितंबर में, मान लीजिए ये कंपनी डिबेंचर्स का भी PPO लाना चाहती है। क्या ये ला सकती है और कितने लोगों को दे सकती है? और 200 लोगों को दे सकती है, बिकॉज इक्विटी की लिमिट अलग, प्रेफरेंस की लिमिट अलग और डिबेंचर्स की लिमिट अलग है। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि 200 की जो लिमिट है वो इक्विटी शेयर की अलग, प्रेफरेंस शेयर की अलग और डिबेंचर्स की अलग। अब ये जो 200 की लिमिट है ना, दो टाइप की कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं होती। एक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पर 200 की लिमिट अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग लिमिट बनाई हुई है। और दूसरा, ये लिमिट हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज को, यानी ऐसी कंपनियां जो घर के लिए फाइनेंस देती हैं, उन्हें अप्लाई नहीं होती अगर वो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर से पैसा रेज कर रही है। कौन सी लिमिट? क्या ये कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती? कर सकती है। ये कंपनियां 200 की लिमिट को फॉलो नहीं करेगी। ये कौन सी लिमिट को फॉलो करेंगी बेटा? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो नेशनल हाउसिंग बैंक जो इन्हें रेगुलेट करता है उसकी लिमिट को फॉलो करेंगी। यानी एनबीएफसीज आरबीआई की लगाई लिमिट को फॉलो करती हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक की बनाई लिमिट्स को फॉलो करेंगी। इन्हें सेक्शन 42 की 200 की लिमिट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में, याद है क्या? सर नहीं याद है। मैंने आपको बोला था कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं कि नहीं? यस सर, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 200 हो सकते हैं। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 200 हो सकते हैं। ये बात हमने सीखी थी प्राइवेट कंपनी के केस में। मैक्सिमम, पब्लिक पे ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। अब ये कंपनी, मैंने आपको बताया, अगर ये कंपनी इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेकर आ रही है तो आपने कहा जी 200, एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे सकती है। बट आपको नहीं लगता कि अगर इस कंपनी के ऑलरेडी, मान लीजिए इस कंपनी के अगर ऑलरेडी 180 मेंबर्स हैं और ये नए लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करने वाली है, तो ये 200 नहीं भाई 180 मेंबर ऑलरेडी हैं। अगर हम 200 और लोगों को दे देंगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस कंपनी के मेंबर तो 380 हो जाएंगे, जबकि प्राइवेट कंपनी के मेंबर तो 200 से ऊपर नहीं जा सकते। यानी अगर ये कंपनी नए लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट दे रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे रही है, तो 200 की लिमिट तो है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको मेंबर्स की लिमिट भी तो ध्यान रखना है। तो यानी ये और कितने लोगों को दे सकती है? 20 मोर। क्यों 20 मोर न्यू पीपल को दे सकती है? बिकॉज इस कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर कितने हैं? 180 है। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है। यह बात आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन में नहीं मिलेगी, बट यह बात आपको लिंकिंग से पता चलती है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर रही है, अब चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, प्राइवेट प्लेसमेंट लाकर, तो आपको याद रखना है, देन रिमेंबर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कभी भी 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर कोई कंपनी किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन को, मतलब ऐसे पर्सन को ऑफर दे देती है जिसका नाम और पता उसे नहीं था, उसने लिख दिया कि भैया इस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी लोग हैं मुझसे आके शेयर खरीद सकते हैं, क्या हमने यहां पर पर्सन आइडेंटिफाई किया? नहीं। ये क्या है? अनआइडेंटिफाइड पर्सन है।
तो क्या होगा, या अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ज्यादा लोगों को दे दे, मतलब हमें फाइनेंशियल ईयर में कितनी लिमिट थी सिक्योरिटी वाइज 200 की, बट हमने 205 को कर दिया, तो उस केस में लॉ कहता है इसे हम क्या मान लेंगे, हम फिर इसे प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं, इसे हम डीम्ड पब्लिक ऑफर काउंट करेंगे, हम इसे डीम्ड पब्लिक ऑफर काउंट करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लाना चाहती है तो उसे कौन सा रेजोल्यूशन पास कराना होता है, कौन सा रेजोल्यूशन पास कराना होता है। तो नॉर्मल रूल सुन लो, नॉर्मल रूल यह कहता है कि कंपनी पहले तुम्हें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। क्या करना होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, कि तुम एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला रही हो। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया गया रेजोल्यूशन, और साथ ही साथ तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन करना होगा हर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए। यानी अप्रैल में प्राइवेट प्लेसमेंट लाओगी तब अलग स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, जून में लाओगी तब अलग लगेगा। यानी जितनी बार भी साल के अंदर तुम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाओगी उतनी बार शेयर होल्डर्स का क्या ले लेना, स्पेशल रेजोल्यूशन ले लेना। लेकिन अगर तुम किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हो, अगर तुम किसी क्यूआईबी को दे रहे हो, तो तुम्हें पूरे साल में बार बार लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ले सकते हो। सर नहीं समझा, अरे यार यही तो दिक्कत है, ये कह रहे हैं, सुन लो प्लीज, आप सुन लो, है ना। एक्स लिमिटेड, अगर तुम मान लो इक्विटी शेयर्स का पीपीओ लाई हो, एक्स लिमिटेड अगर तुम इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेकर आई हो, एक बारी अप्रैल में लाई, एक बारी मई में लाई, ठीक है। तो अप्रैल में भी तुम्हें बीआर प्लस एसआर लेना पड़ेगा और मई में भी तुम्हें बीआर प्लस एसआर लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी तुम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाओगी उतनी बार तुम्हें यह करने की जरूरत है। यह बोला अभी तक बस ये था जनरल रूल। लेकिन एक्स लिमिटेड, मान लो तुम इक्विटी शेयर एक क्यूआईबी को दे रही हो, और इस क्यूआईबी को तुमने अप्रैल में एक दिया, एक जून में दिया और एक अगस्त में दिया। तो इस क्यूआईबी को देने के लिए क्या मुझे बार बार रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा? लॉ कहता है नहीं भाई, अगर तुम क्यूआईबी का साल में एक भी बार ले लोगे ना, इस क्यूआईबी के लिए अगर तुम एक बार ले चुके हो तो पूरे साल में तुम्हें दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। ओनली वंस इन अ ईयर, ओनली वंस इन अ ईयर। यही बात यहां पर मेरे बच्चा मेंशन है। इशू टू क्यूआईबी, हर क्यूआईबी के लिए तुम अगर साल में एक भी बार ले लोगे तो दोबारा तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर तुम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में ऐसे डिबेंचर इशू कर रहे हो जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होने वाले, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होने वाले, तो तुम्हें पहले यह चेक करना होगा क्या आपके जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं वो सेक्शन 80 की लिमिट के अंदर हैं या नहीं है। सर सेक्शन 80 की लिमिट, बेटा सेक्शन 80 की लिमिट हमारे, सेक्शन 180 की लिमिट बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। वो कह रहे हैं सेक्शन 180 की लिमिट के अंदर है या नहीं है, और सेक्शन 180 की लिमिट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट फिर भी मैंने यहां पर दी हुई है, सेक्शन 180 की लिमिट का मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल को, फ्री रिजर्व को और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन सब का टोटल मार के उसका 100%। अगर इतना टोटल आ रहा है तो आपको फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी तुम मोर देन 180 की लिमिट यानी 100% की लिमिट से ज्यादा ले रही हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा ही लगेगा। फिर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, फिर तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा। बट अगेन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन एक साल में बस एक बार लेना है, मल्टीपल टाइम्स लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा,
नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कंपनी, अब तुम क्या करोगी, नोटिस भेजोगी मेंबर्स को। क्यों नोटिस भेजेंगे मेंबर्स को? अरे भाई एसआर पास करवाना है ना, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है तो मेंबर्स को नोटिस भेजोगे कि मेंबर्स आओ आओ स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है, अपनी वोटिंग करो। और उस नोटिस के साथ तुम अटैच करोगे क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या अटैच करोगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर कंपनी कोई डिसीजन मेंबर से पास करवाना चाहती है तो उसको एक्सप्लेन करना, ताकि मेंबर जब उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तभी तो डिसाइड कर पाएंगे ना कि ये डिसीजन लेना चाहिए फेवर में या ये डिसीजन के अगेंस्ट वोट करना है। यानी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मदद करती है मेंबर्स को उस डिसीजन के बारे में समझने के लिए। क्योंकि अगर मुझे बताओगे नहीं, बस कंपनी ने बोल दिया, मान लो मुझे लिखकर भेज दिया कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाना चाहती है, आप वोटिंग कर दीजिए। क्या हां बोलना है ना बोलना है मुझे पता ही नहीं, जब तक तुम मुझे पूरी चिट्ठी नहीं बताओगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर क्यों ला रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किस पर्सन को करने जा रहे हो, कौन सी सिक्योरिटी, इक्विटी दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, किस प्राइस पे दे रहे हो, ये प्राइस कैसे कैलकुलेट हुआ, जब तक तुम मुझे ये सारी बातें नहीं बताओगे, अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं वोट फेवर में करना है या वोट अगेंस्ट में करना है, ये मुझे समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने यही कहा कि अगले पॉइंट में कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मेंबर्स को जो आप नोटिस भेजोगे स्पेशल रेवोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मेंबर्स को जो आप नोटिस भेजोगे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, उसमें क्या क्या बातें बतानी पड़ेगी? सबसे पहले तुम्हें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की डिटेल्स बतानी पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट बतानी पड़ेगी, यानी एसआर से पहले तुमने बीआर पास कराया होगा, वो कौन सी तारीख को पास हुआ वो डेट बतानी पड़ेगी, कौन सी सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, वो बताना पड़ेगा, किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हो वो बताना पड़ेगा, कि कितने की दे रहे हो एक सिक्योरिटी, ये जो प्राइस आया इसका बेस क्या है, क्या तुमने किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट मंगाई है, किसी वैल्यूअर से ये प्राइस मंगाया है, या अपने मर्जी से, क्या बेस है, किस बेसिस पे तुमने ये प्राइस डिसाइड करा कि ये शेयर हम इस बंदे को 70 रुपए में देंगे, 100 में नहीं देंगे, ये चीज कैसे डिसाइड हुई है। उसके बाद वैल्यूएशन, अगर आपने उसकी वैल्यूएशन कराई होगी तो उस वैल्यूएशन एक्सपर्ट का नाम और एड्रेस मेंशन करो, और टोटल अमाउंट इस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर से तुम कितना पैसा रेज करने वाले हो वो बता दो हमें। ये सारी चीजें कहां जाएंगी बेटा? मेंबर्स के नोटिस में मेंशन होंगी, और जब वो नोटिस पढ़ेंगे तो वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि वोट को फेवर में करना है या वोट को अगेंस्ट में करना है, वोट को फेवर में करना है या वोट को अगेंस्ट में करना है। अगेन ये एक अमेंडमेंट थी, लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है, पुरानी हो चुकी है, बट ये भी पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो मैं अभी आपको बताने चाह रहा हूं। ये प्रोविजन ये कहता है कि मान लो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रही है, वो किसको कर रही है? वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रही है ऐसे इंसान को जो कि नेशनल है या बॉडी कॉरपोरेट है। कहां का नेशनल या बॉडी कॉरपोरेट है? ऐसी कंट्री का जिससे इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल चाइना। तो अगर कोई इंडियन कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है पेटीएम, ठीक है, पेटीएम नहीं, इसको यहां ये लिखते हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है 197, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रही है अलीबाबा इंक चाइना। अलीबाबा चाइना की कंपनी है बेटा अलीबाबा, उसको हम क्या दे रहे हैं? प्राइवेट। और मान लो या दे रही है जैकमा को, किसको दे रही है? जैकमा भी चाइना का ही क्या है? नेशनल है। तो या तो ये कंपनी जैकमा को या अलीबाबा को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे रही है तो आप ये ऑफर तब तक नहीं दे सकते जब तक जैकमा और अलीबाबा ने, जब तक जैकमा और अलीबाबा ने इंडिया की गवर्नमेंट से, किससे?
इंडिया की गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल ना लिया हो, यानी पहले जैकमा को क्या लेना पड़ेगा, इंडिया की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो इस अप्रूवल को अटैच करेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यही बात देखिए यहां पर लिखी हुई है, आइए पढ़ते हैं। कहां गया भाई, अरे कहां गया। अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है या इनविटेशन कर रही है अपनी सिक्योरिटीज का, तो वो तब तक नहीं कर सकती। अगर आप किसे कर रहे हो, या तो आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को कर रहे हो या आप किसी नेशनल को कर रहे हो, ऐसी कंट्री के बॉडी कॉर्पोरेट या नेशनल को जिसका लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है। किसका, जैसे चाइना का बॉर्डर शेयर करते हैं हम, चाइना और इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज के साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर टच होता है। और इन कंट्री के रहने वाले लोगों को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देनी है तो तब तक मत देना जब तक कि वो बॉडी कॉर्पोरेट या वो नेशनल ने गवर्नमेंट का अप्रूवल ना ले लिया। और गवर्नमेंट का अप्रूवल कौन से लॉ में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लेना होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन के अंदर लेना होता है। अगर वो ना लिया हो, पहले उसे वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, उस अप्रूवल को अटैच किया जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर में। उसके बिना आप इस इंसान को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इस पे एक केस स्टडी बन सकती है कि एक इंसान था जो कि चाइना का था, उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हैं बट उसने गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लिया है, क्या दे सकते हैं, तो लॉ कहता है नहीं दे सकते हैं, लॉ कहता है नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के केस में जो भी पैसा आएगा वो कैश में नहीं आना चाहिए। क्या कहा आपने, अगर किसी पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया और वो कह रहा है जी मैं तो सिक्योरिटी का पैसा 1 लाख रुपए कैश है, कह रहे कैश में नहीं आना चाहिए। या तो आप उससे चेक से लो पैसा, या तो आप उससे IMPS कराओ, NEFT कराओ, बैंकिंग रूट से लो, बट कैश में लेना अलाउड नहीं है। सो आइडेंटिफाइड पर्सन कैन नॉट पे कंसीडरेशन इन कैश, कैन नॉट पे कंसीडरेशन इन कैश, वो कैश में पे नहीं कर सकता है, उसे बैंक अकाउंट से ही पे करना पड़ेगा। या तो चेक देगा, या तो NEFT देगा, या तो RTGS देगा, जो भी मेथड होगा वो उससे पे करेगा, लेकिन कैश उससे हम नहीं लेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में। और ये जो मनी होगी ना वो किसी और के बैंक अकाउंट से नहीं दे सकता। मतलब मान लीजिए गुरप्रीत सर एक्स लिमिटेड ने इन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया था, गुरप्रीत सर ने कहा ठीक है ओके मैं रेडी हूं, लेकिन वो पैसा दे रही हैं अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट से। कह रहे आपने कैश से ही तो मना किया, बैंक अकाउंट से ही दे रहा हूं, लेकिन अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट से दे रहा हूं। कह रहे नहीं, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट को ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा, आपको अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा। तो यही बात उन्होंने लिखी, मनी टू बी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट ओनली, और उसके अलावा किसी और के बैंक अकाउंट से पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में नहीं आ सकता। सर अगर ज्वाइंट होल्डर होंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सर अगर दो लोग मिलकर अप्लाई कर रहे हैं, ए एंड बी ने ऑफर को मिलकर एक्सेप्ट किया, तो फिर ए के बैंक अकाउंट से आएगा, बी के बैंक अकाउंट से आएगा, 50-50 आएगा, कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर आप ज्वाइंट होल्डर्स हो, अगर आप ज्वाइंट होल्डर्स हो, देन जिस इंसान का नाम लिस्ट में पहले लिखा होगा, यानी ए बी में अगर ए का नाम पहले लिखा होगा तो ए के बैंक अकाउंट से आएगा, अगर बी का नाम पहले लिखा होगा तो बी के बैंक अकाउंट से आएगा। जिसका भी नाम, सर कौन सी लिस्ट, अरे भाई वो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजेंगे ना, उस लिस्ट में उसमें आपका नाम लिखकर भेजते हैं वो, तो उसमें जिसका भी नाम पहले लिखा होगा उसकी बात ये कर रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कंपनी तुम तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं ला सकती जब तक कि पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट या विड्रॉ नहीं हो जाता। इसका एक एग्जांपल लेना तो बनता है। हां सर बनता है, सर बनता है। क्या कहा भैया, लेट मी सी। मान लीजिए एक कंपनी थी,
जिसने इक्विटी शेयर्स 180 लोगों को ऑफर दिया था, 180 पर्सन्स को ऑफर दिया था अप्रैल में। कब दिया था ऑफर? अप्रैल में। अभी तक इसका अलॉटमेंट नहीं हुआ, अभी तक इसका अलॉटमेंट नॉट कंप्लीटेड। जब तक अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर खत्म नहीं होता है ना, वो चल रहा है, प्रोसीजर में है। और कंपनी ने क्या करा, मई में डिबेंचर्स का 30 लोगों को ऑफर दे दिया, डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे दिया। कब? मई के अंदर। आपको बताना है क्या ये डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर वैलिड है या नहीं है। तो देखो लॉ कह रहा है, देखो वैसे लिमिट तो देखो दोनों की अलग है, इक्विटी शेयर की 200 की लिमिट अलग है, डिबेंचर की 200 की लिमिट अलग है। तो इसमें लिमिट का चक्कर मत कहना, हाँ सर 180 प्लस 30 तो 210 हो रहा है। डिबेंचर्स की लिमिट अलग, इक्विटी शेयर्स की लिमिट अलग। मेन मुद्दा जो है वो किसके ऊपर है? मेन मुद्दा किसके ऊपर है? मेन मुद्दा है कि पिछले प्राइवेट अलॉटमेंट का अभी तक, पिछले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का अलॉटमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या हम न्यू पीपीओ ला सकते हैं क्या? तो लॉ कह रहा है नहीं, पहले इसका या तो अलॉटमेंट कंप्लीट करो या इस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर को विड्रॉ कर लो कि हम कैंसिल कर रहे हैं, उसके बाद ही तुम एक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला सकते हो, उसके बाद ही। तो यही बात उन्होंने बोली, न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कैन नॉट बी मेड बाय द कंपनी, cannot be made by the company unless and until old private placement offer is completed or withdrawn। या तो उसे कंप्लीट कर दो भैया अलॉटमेंट करके, और अगर अलॉटमेंट नहीं करना तो उस ऑफर को विड्रॉ कर लो। विड्रॉ कैसे करोगे? एक नया लेटर भेजेंगे, लेटर ऑफ विड्रॉल, और जब आप भेज दोगे तो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब बैंक अकाउंट से एप्लीकेशन मनी आ जाएगी कंपनी के बैंक अकाउंट में। जिस दिन कंपनी को एप्लीकेशन मनी आएगी, जिस दिन भी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की एप्लीकेशन मनी आएगी, उसके 60 दिन के अंदर क्या करना है? सिक्योरिटीज को अलॉट कर देना है। कितने दिन के अंदर? 60 दिन। कहां से? जिस दिन एप्लीकेशन मनी आई थी। अगर 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं कर पाती तो कंपनी को क्या करना है? इस पैसे को रिफंड कर देना है अगले 15 दिन में, यानी 60th डे खत्म होते ही नेक्स्ट 15 डेज से क्या हो जाएगा? मनी रिफंड हो जाएगा। मनी रिफंड कंपनी को वापस से उस बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा जिस बैंक अकाउंट से पैसा आया था। लेकिन अगर कंपनी इस पैसे को 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं कर पाती तो जहां से ये 60 डे खत्म हुए थे ना, ध्यान रखना, जहां से ये 60 डे खत्म हुए थे वहां से कंपनी के ऊपर 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ध्यान रखना, पब्लिक ऑफर में डायरेक्टर्स को पकड़ा था इंटरेस्ट के लिए, बट यहां पर कंपनी को ही पकड़ा है, तो 12% पर एनम का लगने लग जाएगा। और कहां से? जहां पर 15 दिन खत्म हुए या जहां पर 60th डे खत्म हुआ? बेटा जहां पर 60 डेज खत्म हुए उससे अगले दिन से आपका इंटरेस्ट चालू कर दिया जाएगा, अगर तुमने अगले 15 दिन में पे नहीं किया तो। नेक्स्ट, ये जो पैसा एप्लीकेशन मनी का आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में, ये आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, शेड्यूल्ड बैंक के। पता है यार, वहां पे भी पब्लिक ऑफर में भी यही था। और इसके सिर्फ 2 पर्पस हो सकते हैं, या तो सिक्योरिटीज को अलॉट कर दो या उसे क्या कर दो? रिफंड कर दो। या तो सिक्योरिटीज को अलॉट कर दो या पैसे को कर दो रिफंड। और कोई भी कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हैं। वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं करे, क्योंकि इनडायरेक्टली आप लोगों को बता रहे हो कि आ जाओ अपना नाम लिखवाओ, हम तुम्हें ऑफर देंगे, तो वो अलाउड नहीं है। और जिस दिन तुम सिक्योरिटीज अलॉट कर दोगे, ठीक है, उसके 15 दिन के अंदर तुम्हें फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन फॉर्म PAS3, इन फॉर्म PAS3 में तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया गया तो कंपनी, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स 1000 रुपए पर डे लगना चालू हो जाएगा।
कंपनी पे भी लगेगा, प्रमोटर और डायरेक्टर पे भी लगेगा 1000 रुपए पर डे, बट मैक्सिमम कितना है 25 लाख रुपए तक जाएगी। 25 लाख ये किस चीज की है? अगर कंपनी ने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 दिन के अंदर फाइल नहीं किया, 15 दिन के अंदर फाइल नहीं किया तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक और पेनल्टी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ सर बता दो सर, बस मैं तो घर ही जाने की सोच रहा। अबे सुनते तो जाओ यार, घर क्यों जा रहे हो, सुनते जाओ मेरी बात। ठीक है सर, सुना लो सर, आप भी सुना लो सर, घर वाले तो सुनाते ही हैं सर, आप भी सुना लीजिए। चलिए, हाँ ये अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 42 को कॉन्ट्रावेन करती है, अगर कोई भी कंपनी ऑफर करने में या पैसा लेने में सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर कॉन्ट्रावेन करती है, तो प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स के ऊपर क्या होगा? फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? जितना अमाउंट उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से रेज किया था, मान लो 100 करोड़ और 2 करोड़, इनमें से जो भी लोअर होगा, तो 100 करोड़ का पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया था और 2 करोड़, दोनों में से जो भी कम होगा उतना फाइन। तो कितना फाइन लग जाएगा? 2 करोड़ का फाइन लग जाएगा और कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, कंपनी को पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ता है। रिफंड करना पड़ता है किस दिन से? विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर। यानी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया होगा ना कि भाई जब पता चल गया होगा कि तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो ऑर्डर आया होगा कोर्ट का या एनसीएलटी का, उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अगर तुम, ठीक है, तुम्हें पैसा वापस कर देना होगा। ठीक है, चलिए ओके सर, गॉट इट। चलिए आइए फटाफट से एक लास्ट रिवीजन कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। बहुत छोटा चैप्टर है यार, बहुत ही छोटा चैप्टर है। अगर आप ये सारे की पॉइंट्स लर्न कर पाते हैं तो इजीली आप एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे। लेट मी स्टार्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहला आता है बेटा सेक्शन नंबर 23, जो ये बोलता है कि पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को अलॉट करने के 4 तरीके हैं। पब्लिक इशू यानी पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में पब्लिक इशू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू का ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर लाती है तो उसे लिस्ट करना पड़ता है, तो यहां पर सेबी का रोल लग जाता है। तो उन्होंने कहा सेक्शन 24 में कि सेबी हम तुम्हें पावर दे रहे हैं। कंपनीज एक्ट में पार्लियामेंट ने बनाया, कंपनीज एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट बनाते हुए सेक्शन 24 में सेबी को पावर दे दी रेगुलेशंस बनाने की। किस चीज से रिलेटेड? इशू ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बट ये रेगुलेशन कौन सी कंपनी पे लागू होगी सेबी की? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जो इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, जो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहती है इन दी प्रोसेस। अभी तक लिस्ट हुई नहीं है बट एप्लीकेशन वगैरह सब फाइल कर चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा यानी ऊपर जो मैटर्स लिखे हुए हैं उसके अलावा उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, आरओसी। कंपनीज एक्ट में जिसको भी पावर दी है वो क्या कर लेगा? इसको फॉलो कर लेगा। नेक्स्ट आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 25, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगर कोई कंपनी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करती है, तो जिस डॉक्यूमेंट से वो चीज पब्लिक को ऑफर करी जाती है उसे क्या बोलते हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा। एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे जो भी लीगल प्रोविजन लगते हैं वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस पर भी लागू होंगे। और कोई भी पर्सन अगर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के अप्लाई करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो उसे क्या माना जाएगा? ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, सब्सक्राइबर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 35 में सिर्फ सब्सक्राइबर ही केस कर सकता है डैमेजेस को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट, इन दी बिलो 2 केसेस, नीचे दिए गए 2 केसेस में हम मान लेंगे कि कंपनी ने अलॉटमेंट जो किया है वो क्यों किया है? प्रोस्पेक्टस से बचकर
इनडायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स देने के लिए और उनसे पैसे लेने के लिए किया था। कौन कौन से? अगर सिक्योरिटी को पब्लिक को ऑफर कर दिया गया 6 महीने, अलॉटमेंट या एग्रीमेंट टू अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर अगर पब्लिक को ऑफर हो गई, हम ये मान लेंगे। और दूसरा, डेट ऑन विच थर्ड पार्टी मेड ऑफर टू पब्लिक, यानी जिस दिन आपने पब्लिक को ऑफर किया था, अगर कंपनी को थर्ड पर्सन से 100% ऑफ कंसिडरेशन नहीं आया होगा तो भी हम ये प्रेज्यूम कर लेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 26 में लिखी हुई सारी बातें तो मेंशन करनी ही पड़ेंगी, साथ ही साथ 2 एडिशनल बातें भी मेंशन करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, नेट अमाउंट जो कंपनी को उस थर्ड पार्टी से मिलने वाला है और वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कहां इंस्पेक्ट हो सकती है, उसका टाइम और प्लेस बताना पड़ेगा, उसका टाइम और प्लेस बताना पड़ेगा। इस प्रोस्पेक्टस पे कौन साइन करेगा? अगर थर्ड पार्टी कंपनी थी तो 2 डायरेक्टर, और अगर थर्ड पार्टी कोई पार्टनरशिप फर्म थी तो मिनिमम 50% ऑफ द पार्टनर्स उस फर्म के पार्टनर साइन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा सेक्शन नंबर 26, जो हमें यह बताता है कि कौन कौन से मैटर प्रोस्पेक्टस में, क्या बताता है, कौन कौन से मैटर प्रोस्पेक्टस में मेंशन होने चाहिए। सो प्रोस्पेक्टस में डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। साइंड कौन करेगा? सारे डायरेक्टर, सारे प्रपोज डायरेक्टर और उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स यानी अटॉर्नी साइन करेंगे। हम प्रोस्पेक्टस में वो इंफॉर्मेशन, वो रिपोर्ट देंगे जो सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद बताएगा, लेकिन जब तक सेबी इस सेक्शन के अंदर नहीं बताता तब तक हम सेबी की बनाई हुई रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टस को या तो आप इशू कर सकते हो उसके फॉर्मेशन पर जब कंपनी बनी थी, या कंपनी के बनने के बाद, कभी भी आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो और पब्लिक ऑफर ला सकते हो। कंपनी को यह प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी के पास डिलीवर करनी होती है पब्लिकेशन के दिन या पब्लिकेशन के दिन से पहले। पब्लिकेशन का दिन है मतलब जो डेट मेंशन्ड है प्रोस्पेक्टस में। अगर कोई कंपनी एक्सपर्ट स्टेटमेंट डालना चाहती है प्रोस्पेक्टस में तो उसे 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला क्या? कि एक्सपर्ट इन्वॉल्व नहीं था कंपनी के फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट में, एक्सपर्ट इन्वॉल्व नहीं था कंपनी के फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट में, इन्वॉल्व नहीं था, एक्सपर्ट की रिटर्न कंसेंट ली थी और वो रिटर्न कंसेंट उसने विड्रॉ नहीं करी थी, और ये बात आपने ये स्टेटमेंट आपने प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करी है। प्रोस्पेक्टस के फेस पे आपको 2 बातें और लिखनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस के फेस पे आपको 2 बातें और लिखनी पड़ेंगी। कौन सी? कि आपने प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी के पास डिलीवर करी है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोस्पेक्टस से अटैच करके आरओसी को दिए थे उसकी लिस्ट भी आपको प्रोस्पेक्टस पे मेंशन करनी पड़ेगी। नॉर्मल रूल ये बोलता है कि प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास डिलीवर होने के 90 डेज में पब्लिक को इशू हो जाना चाहिए। अगर आप 90 डेज के बाद पब्लिक को इशू करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, इनवैलिड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26 को कॉन्ट्रावेन करता है तो कंपनी एंड एवरी पर्सन नोइंगली पार्टी टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 3 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 27, अगर आप प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन या प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। वो भी कौन से रास्ते से? पोस्टल बैलेट के रास्ते में। इतना ही नहीं, आपको जो नोटिस है वो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ेगा, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। कौन से फॉर्म में? पास 1 में। कंपनी की वेबसाइट पर भी प्लेस करना पड़ेगा, कंपनी की वेबसाइट अगर कोई है तो उस पर भी प्लेसमेंट करना पड़ेगा। और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर होंगे जो इसके लिए एग्री नहीं करेंगे उनको देना पड़ेगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या देना पड़ेगा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। कौन देगा? कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के शेयर होल्डर ऐसे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे देंगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देंगे। और सच कंपनी इज नॉट अलाउड, अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट यूज चेंज कर भी रही है या कुछ भी चेंज कर रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी इस पैसे को यूज नहीं कर सकती है खरीदने में, ट्रेडिंग में। किस चीज के? किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदने या ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 28, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। यहां पर सिक्योरिटी नहीं शेयर्स की बात हुई है। अगर कंपनी के कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि उनकी 100% होल्डिंग या पार्ट ऑफ द होल्डिंग बिक जाए पब्लिक ऑफर के थ्रू, तो वो कंपनी के थ्रू बिकवा सकते हैं। उन्हें पहले कंपनी को ऑथोराइज करना पड़ेगा और कंपनी को ऑथोराइज करने के बाद कंपनी फिर जो है सारे एक्शंस लेगी और जितना भी खर्चा इस प्रोसेस में आएगा वो कौन देगा? मेंबर्स रीइंबर्स कर देंगे, मेंबर्स रीइंबर्स कर देंगे। आपको
जिस डॉक्यूमेंट से कंपनी पब्लिक को मेंबर्स के शेयर्स ऑफर करेगी उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। और प्रोस्पेक्टस पे सारी बातें लागू होंगी, लेकिन उस पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू नहीं लगेगी। बोर्ड को एक स्टेटमेंट देनी होती है कि वो पैसा कहां यूटिलाइज करेंगे, वो भी देने की बात जरूरी नहीं है। और एनी प्रोविजन जिसको वो कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन जिसे वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसका रीजन दे देंगे कि क्यों नहीं ढूंढ पाए, हम उनको माफ कर देंगे, हम उनको माफ कर देंगे। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 29। अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है तो उसे मैंडेटरी है सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में, यानी फिजिकल फॉर्म नहीं ऑनलाइन फॉर्म में करने की जरूरत है, उसको इशू ही करने पड़ेंगे ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। बाकी कोई भी ऐसी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा, भले वो पब्लिक ऑफर लाए या ना लाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हें तो डीमैट से करने हैं तो उसे डीमैट से लाने पड़ेंगे। ऐसी कौन सी कंपनी है बेटा, सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। यानी कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर लाएगी तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को तो है ही है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी कर दिया है प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट आता है बेटा एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या हम प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो करे, लेकिन उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कुछ बातें उस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड या अनलिमिटेड, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज कौन है और उन्होंने कितने शेयर्स सब्सक्राइब करे हैं मेमोरेंडम में, ये सारी बातें आपको एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है बेटा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिस प्रोस्पेक्टस को इशू करके आप मल्टीपल ऑफर्स ला सकते हो एक साल के अंदर विदाउट इशूइंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस की अगर मैं बात करता हूं तो ये सारी कंपनियां शेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं ला सकती, सिर्फ वो कंपनियां शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है जो सेबी स्पेसिफाई करेगा। जो कौन स्पेसिफाई करेगा? और सेबी ने किसे स्पेसिफाई करा हो? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज को, क्योंकि उन्हें बार बार फंड्स की जरूरत होती है। ठीक है, कंपनी को फाइल करना है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कंपनी को क्या फाइल करना है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। किसके साथ? रजिस्ट्रार के साथ। कब? जब वो कंपनी सिक्योरिटीज का फर्स्ट ऑफर लाती है उस टाइम पे हम फाइल करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस की मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितना होगा? 1 ईयर। कहां मेंशन होगा? प्रोस्पेक्टस पे ही मेंशन रहेगा। वैलिडिटी स्टार्ट कहां से होगी? ओपनिंग से कि क्लोजिंग से? ओपनिंग से। जिस दिन कंपनी का फर्स्ट ऑफर ओपन होगा, जिस डेट पे कंपनी का फर्स्ट ऑफर ओपन होता है, वहां से वो वैलिडिटी पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। हां, अगर कंपनी सेकंड ऑफर या सब्सिक्वेंट ऑफर लाती है सो देयर इज नो नीड फॉर अ न्यू प्रोस्पेक्टस, बट कंपनी को एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोलते हैं। जो कौन से फॉर्म में होता है? पास 2 के अंदर करा जाएगा, जिसमें क्या होगा? नए चार्जेस जो क्रिएट हुए उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज हुआ वो देना पड़ेगा, और अदर थिंग्स एज में भी प्रिस्क्राइब देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कितने टाइम में करना होता है बेटा? सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफर के विद इन 1 मंथ प्रायर करना होता है। विद इन 1 मंथ प्रायर करना होता है। अगर कंपनी को कोई एडवांस आया था चेंज करने से पहले, तो वो चेंज हम एप्लीकेंट को क्या करेंगे? इंटीमेट करेंगे। और अगर एप्लीकेंट उस चेंज को सुनने के बाद डिजायर करता है कि वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है, तो हम उसका पैसा रिफंड कर देंगे 15 दिन के अंदर। हम उसका पैसा 15 दिन के अंदर रिफंड कर देंगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस along with information memorandum shall be deemed to be a prospectus। नेक्स्ट आता है बेटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट कौन सा आता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अगर मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करता हूं तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी या क्वांटिटीज, यानी सिक्योरिटीज की क्वांटिटी कितनी है या सिक्योरिटीज का प्राइस कितना है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं होती। कंपनी अगर चाहे तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है प्रायर टू द इशू ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस, यानी मैंडेटरी नहीं है। रेड हेरिंग आप चाहो तो कर सकते हो, रेड हेरिंग अगर आप चाहो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का रास्ता ले सकते हो। जब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का रास्ता लेते हो उसको बोलते हैं बुक बिल्ट इशू। कौन सा बोलते हैं? बुक बिल्ट इशू बोला जाता है। और जब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सहारा नहीं लेते हो तो आप करते हो फिक्स्ड प्राइस इशू। कौन सा? फिक्स्ड प्राइस इशू करते हो। कंपनी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास
मिनिमम 3 दिन पहले, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने के मिनिमम 3 दिन पहले फाइल करना होता है। और कोई भी चेंज अगर कंपनी के आरएचपी और फाइनल प्रोस्पेक्टस में है तो कंपनी को यह चीज हाईलाइट करनी पड़ती है अपने फाइनल प्रोस्पेक्टस में। और जिस दिन कंपनी का ऑफर क्लोज होता है, क्लोज होने पर कंपनी एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाती है जिसको वो 2 लोगों के साथ फाइल करती है, आरओसी के साथ और सेबी के साथ, जिसमें वो मेंशन करती है कि कंपनी ने टोटल कैपिटल इस ऑफर से कितना उठाया, क्लोजिंग प्रायर प्राइस, भाई उसमें तो प्राइस लिखा नहीं था, उसमें क्या लिखा होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, प्राइस बैंड मेंशन होती है। क्या मेंशन होती है? प्राइस बैंड। लेकिन जब फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है तब तक आपका क्लोजिंग प्राइस फाइनल हो चुका होता है, वो मेंशन एंड एनी अदर डिटेल्स जो आपके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं थी, जो आपके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं थी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर्म को इशू करना। देखो, अगर कंपनी तुम पब्लिक ऑफर लेकर आ रही हो तो तुम प्रोस्पेक्टस तो इशू करोगी, लेकिन साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करोगी जिसे भर के लोग अप्लाई कर पाएंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तुम्हें मैंडेटरी है अटैच करना। क्या अटैच करना मैंडेटरी है? अब्रीच प्रोस्पेक्टस। क्या अटैच करना मैंडेटरी है? अब्रीच प्रोस्पेक्टस को अटैच करना मैंडेटरी है। अब्रीच प्रोस्पेक्टस मतलब समरी ऑफ द फाइनल प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ओके सर। 3 बातें, क्या कहा? 3 बातें। क्या 3 बातें? इन 3 केसेस में अगर कंपनी तुमने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच नहीं भी किया तो भी काम चल जाएगा। कौन से 3 केसेस? अगर तुमने एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया है अंडर राइटिंग करवाने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज को अंडर राइट कराने के लिए, अगर तुम अंडर राइटर को फॉर्म इशू कर रही हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कोई भी शेयर या डिबेंचर पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही हो, अगेन तुम्हें अटैच करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कर रही हो, और इसकी पेनल्टी क्या है सर? अगर कोई पर्सन जो है, अगर कोई कंपनी जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रीज प्रोस्पेक्टस अटैच करना भूल जाती है तो उसकी पेनल्टी है बेटा 50,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट, 50,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट। नेक्स्ट आता है बेटा क्रिमिनल लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। गोल्डन रूल ये है, गोल्डन रूल ये बोलता है कि देयर शुड नॉट बी एनी मिस स्टेटमेंट इन दी प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पे बिलीव करके लोग अपनी हार्ड अर्न मनी लगाने वाले हैं। बट अगर फिर भी आपके प्रोस्पेक्टस में गलती निकल आती है, यानी मिस स्टेटमेंट निकल जाती है, तुमने ऐसी कोई फॉल्स बात लिख दी विच इज लाइकली टू मिसलीड, या कोई मटेरियल फैक्ट को कंसील या ओमिट कर दिया विच इज लाइकली टू मिसलीड, उसे बोलते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो मिस स्टेटमेंट के केस में क्रिमिनल लायबिलिटी भी लगेगी जिसमें हम सेक्शन 447 लगाएंगे, और सिविल लायबिलिटी भी लगेगी। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी की, तो इफ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग, then every person who authorize the issue of prospectus liable for section 447. every person who authorizes the prospectus liable for section 447। लेकिन 2 केसेस में आप इससे बच सकते हैं, सेक्शन 447 की लाइबिलिटी से, पनिशमेंट से, पेनल्टी से बच सकते हैं अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि वो स्टेटमेंट या ओमिशन इमैटेरियल था, या आपके पास रीजनेबल ग्राउंड थे बिलीव करने की कि वो स्टेटमेंट ट्रू थी, या वो जो ओमिशन या इंक्लूजन था वो जरूरी था, वो जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट। इस केस में बेटा यहां पर पेनल्टी की बात नहीं हो रही, यहां पर जिस लोगों को नुकसान हुआ, तुम्हारी गलती की वजह से जिन लोगों को नुकसान हुआ, उन लोगों के नुकसान की भरपाई की बात होती है सिविल लायबिलिटी के केस में। तो अगर कोई सब्सक्राइबर को लॉस या डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यहां पर ट्रांसफरी वर्ड नहीं है। अगर कोई पर्सन स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेगा तो वो सेक्शन 35 में नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेगा तो वो सेक्शन 35 में नहीं आएगा। सब्सक्राइबर को, सब्सक्राइबर की बात हुई है। अगर कोई सब्सक्राइबर को लॉस हुआ है क्योंकि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, तो कंपनी का वो हर एक इंसान, जैसे कि डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट या प्रपोज डायरेक्टर जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज करा था, उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी उस हर इंसान को जिसका नुकसान हुआ है प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट की वजह से। और अगर पता चल गया कि प्रोस्पेक्टस को इशू किया था फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए, अगर ये पता चल जाता है, कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है, एनसीएलटी में प्रूव हो जाता है कि भैया प्रोस्पेक्टस जो इशू किया है वो फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए इशू किया है, देन ही विल बी पर्सनली लायबल अनलिमिटेड विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन लायबिलिटी, देन दैट पर्सन इज पर्सनली लायबल। फिर इस केस में भी बेटा 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन क्या है? प्रपोज डायरेक्टर, अगर आप अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेते हो
दूसरा, अगर प्रोस्पेक्टस आपकी नॉलेज के बिना इशू हुआ था या आपकी कंसेंट के बिना इशू हुआ था, एंड जैसे ही आपको यह पता चलता है, आप अवेयर होते हो कि प्रोस्पेक्टस इशू हो गया है, उसकी पब्लिक नॉलेज से इमीडिएटली आप क्या दे देते हो, पब्लिक नोटिस दे देते हो, प्रोस्पेक्टस हैज इशूड, और पब्लिक नोटिस में ये लिख देते हो कि प्रोस्पेक्टस मेरी कंसेंट के बिना हुआ है, तो आप बच सकते हो। और अगर वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट किसने दी थी, एक्सपर्ट ने, आपने एक्सपर्ट पर भरोसा किया, बट एक्सपर्ट ने ही अपनी रिपोर्ट सही से नहीं बनाई थी और इस वजह से प्रोस्पेक्टस में गलती निकली, तो वो एक्सपर्ट तो लायबल हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग जो हैं बच जाएंगे, बाकी लोग जो हैं बच जाएंगे। नेक्स्ट आता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी। अगर कोई भी पर्सन रेकलेसली यानी नेग्लिजेंस या जानबूझ के कोई स्टेटमेंट, प्रॉमिस या फॉरकास्ट कर देता है, ठीक है, जो कि मिसलीड कर रही है, जिससे लोगों को लॉस हो सकता है, तो ऐसे पर्सन पर क्या लगा दिया जाएगा, सेक्शन 447 लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, सेक्शन 447 लगा दिया जाएगा। हो सकता है आपने वो एग्रीमेंट, आपने जो बात बोली थी, आपने इसलिए बोली थी ताकि आपसे कोई एग्रीमेंट कर ले खरीदने या बेचने का, सिक्योरिटीज का, या आपसे कोई एग्रीमेंट कर ले ताकि आप उस सिक्योरिटीज से प्रॉफिट कमा सको, या आप क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते थे किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन केसेस में सेक्शन 447 लग सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 37, इसको हम क्लास एक्शन सूट भी बोलते हैं। पहले ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था, बट कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी इंसान सेक्शन 34 में चाहे, सेक्शन 35 में चाहे या सेक्शन 36 में चाहे, तो केस फाइल कर सकता है। हो सकता है वो अकेला इंसान हो सकता है वो ग्रुप ऑफ इंसान हो सकता है वो कोई एसोसिएशन हो, यानी मल्टीपल लोग मिलकर, लाखों लोग मिलकर भी एक सिंगल केस फाइल कर सकते हैं। लाखों लोगों को लाखों अलग केस करने की, फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब होता है किसी और के नाम पे, है ना। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो फिक्टिशियस नेम पे, या अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, मल्टीपल एप्लीकेशन कर रहे हो अपने ही नेम और सरनेम के कॉम्बिनेशंस पे, तो उस केस में क्या लग जाएगा, उस इंसान के ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा, सेक्शन 447 लग जाएगा। और हर कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में रिप्रोड्यूस यानी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी। ये पूरी की पूरी बातें प्रोस्पेक्टस में कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी। मैंने आपको दिखाया भी था कि केसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ये सेम बातें कॉपी पेस्ट होकर लिखी थी। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ठीक है, आपको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं कि आप पब्लिक को सिक्योरिटीज तब तक अलॉट नहीं कर सकते जब तक दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। एक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं हो जाता, और एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव नहीं हो जाती। एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन मनी मिनिमम फेस वैल्यू का 5%, और जो सेबी ने अगर लोअर अमाउंट प्रिस्क्राइब करा होगा वो, है ना। बट सेबी ने कितना अमाउंट प्रिस्क्राइब करा हुआ है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन शॉल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, शॉल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू। हमें सिर्फ 5% ऑफ द फेस वैल्यू एग्जाम के लिए लर्न करके जाना है। व्हेनेवर अ कंपनी मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अगर जब भी कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो उसे 30 दिन के अंदर आरओसी के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है। 30 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया या मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं आई, तो उस केस में कंपनी जो है फिर अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। कंपनी को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, इशू क्लोज होने के 15 दिन के अंदर। और अगर कंपनी 15 दिन में पैसा रिफंड नहीं कर पाती है, तो कंपनी के डायरेक्टर जिनकी गलती थी वो ज्वाइंटली और सवरली लायबल होंगे 15% पर एनम के इंटरेस्ट से। ज्वाइंटली एंड सवरली लायबल होंगे 15% पर एनम के इंटरेस्ट से। नेक्स्ट आता है बेटा मैंडेटरी लिस्टिंग। मैंडेटरी लिस्टिंग में वो कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर करने से पहले एप्लीकेशन फाइल करेगी या तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर। क्यों एप्लीकेशन फाइल करेगी? टू ऑब्टेन दी परमिशन, टू ऑब्टेन दी परमिशन, या हमें उनका अप्रूवल चाहिए। अगर 3 के पास फाइल किया था, 2 ने अप्रूव कर दिया, 1 ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप मान लीजिएगा भैया कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं, आप पब्लिक ऑफर को लेकर आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टस के अंदर नाम मेंशन होने चाहिए सारे आरएसीज के जिनका अप्रूवल आपको मिल गया है, जिन पर आपकी सिक्योरिटीज ट्रेड होने वाली हैं।
कोई भी पैसा जो पब्लिक से आएगा वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, शेड्यूल्ड बैंक के। इसके सिर्फ दो पर्पस होंगे, या तो अलॉटमेंट या तो रिपेमेंट। नेक्स्ट, क्या आप अंडरराइटर की कमीशन दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ कमीशन, उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होने चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए। कमीशन कौन से सोर्स से दे सकते हो? या तो जो पैसा इशू से पैसा आया था उस पैसे में से दे देना, या जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें से दे देना, या दोनों में से दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन शेयर्स के लिए कितना है? शेयर्स के लिए 5% और रेट मेंशन इन एओए विच एवर इज लोअर, और डिबेंचर्स के लिए 2.5% और रेट मेंशन इन एओए विच एवर इज लोअर। ठीक है, ओके सर। अंडरराइटर के साथ कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी कॉपी आरओसी के साथ फाइल करनी होगी। कब फाइल करनी होगी? जब तुम आरओसी के साथ प्रोस्पेक्टस फाइल करते हो ना, उसी के साथ नीचे चिपका के क्या फाइल कर देना? अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी फाइल कर देना। प्रोस्पेक्टस शॉल डिस्क्लोज, प्रोस्पेक्टस में ये बातें मेंशन होनी चाहिए। क्या क्या? नेम ऑफ द अंडरराइटर, rate and amount of the commission payable to underwriters and number of securities underwritten by each of the underwriter। ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए, और कोई भी कमीशन उन सिक्योरिटी पे नहीं दिया जाएगा अंडरराइटर को जो पब्लिक को ऑफर नहीं दी गई हैं। नेक्स्ट, अगर हमें पता चलता है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया था तो कंपनी 5 लाख से 50 लाख और डिफॉल्टिंग ऑफिसर 50,000 से 3 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, जीडीआर हमने आज ही करा और प्राइवेट प्लेसमेंट भी हमने आज ही करा, बट एक बारी शॉर्ट में इसे भी रिवाइज कर लेते हैं भैया। जीडीआर में क्या होता है? जीडीआर में कंपनी जो है वो फॉरेन से पैसा उठाती है ओवरसीज डिपॉजिटरी की मदद से। डिपॉजिटरी रिसीट इशू कौन करता है? एक्चुअली में ओवरसीज डिपॉजिटरी जीडीआर इशू करती है। कंपनी तो शेयर्स इशू करती है, किसको? ओवरसीज डिपॉजिटरी को। कंपनी को क्या पास करना पड़ता है बेटा? कंपनी जीडीआर इशू करने के लिए पास करती है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करती है? स्पेशल रेजोल्यूशन। आप जीडीआर को चाहो तो पब्लिक ऑफर भी कर सकते हो, चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। जीडीआर जो होंगी वो नए शेयर्स के बदले भी दी जा सकती है, पुराने शेयर्स यानी ऑफर फॉर सेल वाला भी कॉन्सेप्ट जीडीआर के केस में लग सकता है। नेक्स्ट, शेयर्स जो अलॉट होंगे वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के नाम पर होंगे। किसके? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पे होंगे, और वोटिंग भी ओवरसीज डिपॉजिटरी ही करेगा उन शेयर्स के ऊपर। लेकिन अगर कोई डिपॉजिटरी होल्डर चाहता है कि मैं वोट करूं, तो उसे पहले अपनी डिपॉजिटरी रिसीट को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा, कन्वर्ट कराना पड़ेगा, बदले में इक्विटी शेयर लेना होगा, और फिर वो वोट कर सकता है, फिर वो वोट कर सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन बेटा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए आपको पूरा का पूरा सेक्शन 42 फॉलो करना पड़ेगा। ये जो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर आप इक्विटी का भी ला सकते हो, प्रेफरेंस शेयर का भी ला सकते हो, डिबेंचर्स का भी ला सकते हो। ऑफर टू मैक्सिमम 200, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप 200 आइडेंटिफाइड पर्सन को, ये आइडेंटिफाइड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। 200 आइडेंटिफाइड पर्सन को कर सकते हो, और ये जो 200 हैं ये सिक्योरिटी वाइज है, यानी इक्विटी की 200 की लिमिट अलग, प्रेफरेंस शेयर की 200 की लिमिट अलग, और डिबेंचर्स की 200 की लिमिट अलग मानी जाएगी। ओके सर। उसके बाद मेरे बच्चा, जब तुम ये 200 की लिमिट काउंट करोगे तो इसमें 2 लोगों को काउंट मत करना, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को काउंट मत करना, और वो इंप्लॉइज जिन्हें इसॉप मिला है उन्हें आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये 200 की लिमिट एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉलो नहीं करती है, क्योंकि एनबीएफसी आरबीआई की लिमिट फॉलो करती है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो नेशनल हाउसिंग बैंक की बनाई हुई लिमिट्स को फॉलो कर रही होती है। ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है तो उसे अपनी मेंबर्स की जो 200 की लिमिट है वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है, वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है। नॉर्मल रूल यही है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए, हर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए आपको अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्यूआईबी को इशू कर रहे हो तो उस क्यूआईबी के लिए साल में एक भी बार लोगे तो काम चल जाएगा। बात करता हूं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में अगर सेक्शन 180 की लिमिट के अंदर है या सेक्शन 180 की लिमिट के बाहर है, अगर सेक्शन 180 की लिमिट के अंदर है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, मेंबर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मेंबर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर
180 की लिमिट से ज्यादा है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगेगा, साथ ही साथ स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन ये स्पेशल रेजोल्यूशन तुम्हें साल में बार बार लेने की जरूरत नहीं है, एक बार भी लोगे तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कंटेंट यानी जो आप नोटिस मेंबर्स को भेजोगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट की आपको ये सारी बातें मेंशन करनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ ऑफर, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, काइंड ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स, प्राइस बेसिस क्या है, वैल्यूएशन एक्सपर्ट का नाम और एड्रेस, या टोटल अमाउंट। ठीक है, आइडेंटिफाइड पर्सन जो है वो पैसा कैश में नहीं दे सकते, उन्हें बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही देना पड़ेगा। और जो पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, जो पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से ही आना चाहिए, किसी और के बैंक अकाउंट से आप पे नहीं कर सकते। अगर ज्वाइंट होल्डर्स लगा रहे हैं पैसा तो जिसका नाम लिस्ट में पहला आता है उसके बैंक अकाउंट से पैसा काटा जाएगा, उसके बैंक अकाउंट से पे होगा। ठीक है, नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर तब तक नहीं हो सकता जब तक पुराना प्राइवेट ऑफर या तो कंप्लीट हो जाए या तो विड्रॉ, या तो उसका अलॉटमेंट कंप्लीट कर लो या उसे कैंसिल कर लो। एप्लीकेशन मनी आने के 60 दिन के अंदर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के केस में एप्लीकेशन मनी जब कंपनी को आएगी उसके 60 दिन के अंदर सिक्योरिटीज अलॉट कर देना। अगर 60 दिन के अंदर सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करी तो 15 दिन से रिफंड कर देना। अगर 15 दिन में रिफंड नहीं करा तो 60th डे जिस दिन खत्म हुआ था ना, उस दिन से तुम्हारे ऊपर, कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगा, 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और ये तब तक लगता रहेगा जब तक कंपनी उनका पैसा वापस नहीं दे देती। जितना भी पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का आएगा, एप्लीकेशन मनी, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा शेड्यूल्ड बैंक के, और सिर्फ दो पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, एक अलॉटमेंट के लिए और एक मनी को रीपे करने के लिए। एक अलॉटमेंट के लिए और एक मनी को रीपे करने के लिए। अगर कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया तो 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, आरओसी के साथ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट भी है जो मैंने आपको बताई थी, मई 24 के लिए आई थी। सिर्फ ये बोला है कि डायरेक्ट लिस्टिंग का प्रोविजन जो है वो 30 अक्टूबर से अफेक्टिव कर दिया, यानी आज की तारीख में अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर बिना जीडीआर और एडीआर करे लिस्ट हो सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक यह नहीं बताया गया कि कौन सी पब्लिक कंपनी, यहां पे बोला है ना क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, बट कौन सी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी अभी तक नहीं आया। क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नहीं आया, हो सकता है बाद में आ जाए। क्लास ऑफ सिक्योरिटीज नहीं आया। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं आती तो प्रैक्टिकली तो नहीं है, बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ज्यूरिसडिक्शन में अलाउ करा है, क्या कंपनी कर सकती है, तो आप कहना हाँ, एक पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को जो है डायरेक्टली लिस्ट अब कर सकती है, डायरेक्टली लिस्ट अब कर सकती है। ठीक है सर, होमवर्क दे दो बेटा। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके बचे हुए वो सारे आपके क्या हो गए, सारे रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क में हैं। ओके सर, और जितने भी आपके आज जो मैंने कराए हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आज बना लेना, तो आपके सारे हैंड रिटन नोट्स अपडेटेड रहने चाहिए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आप आज ही प्लीज बना लीजिएगा विदाउट एनी फेल, पूरे प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा, क्योंकि ये चीज आपको लास्ट डे दिक्कत नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, छाटा बाबा।